मेजर गौरव आर्य जी, बहुत साफ संदेश है और मुझे लगता है कि जितनी एम्बिग्विटी बीते दिनों अगर कहीं रह भी गई थी जी, तो अब एकदम साफ हो गई। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल दो टूक शब्दों में बताया और बहुत अच्छी बात करी कि तुमने धर्म देख के मारा, हमने तुम्हारा कर्म देख के मारा। यानी कि वी टारगेटेड टेररिस्ट स्पेसिफिकली। Yes. हमने चुन चुन के सिर्फ आतंकियों को मारा है, हमारा कभी ये मतलब था नहीं और ना हमने किसी सिविलियन को हाथ लगाया और फौज के ऊपर तभी हमने हाथ लगाया पाकिस्तान में जब उन्होंने हमारे ऊपर हमला करा, वरना हमारा शुरू से ही ये कभी मंशा नहीं थी कि हम पाकिस्तानी आर्मी को भी टारगेट करें। इट वाज इनिशियली अ प्योरली एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन। और जहां कहीं भी आपको यह दिखाई दिया है, आपको मैं न जाने कितने सबूत ये दे दूंगा कि पाकिस्तान बिल्कुल हमास वाली तर्ज पर पाकिस्तान की आर्मी सिविलियन ठिकानों से अपने मशीन्स को वहां पर रखती है, अपने तमाम वॉर वेपन्स को वहां पर रखती है और इस तरीके से ऑपरेट करती है कि अगर कोलैटरल डैमेज हो तो फिर दूसरों पर यह आरोप लगा सके कि देखिए ये तो मासूमों को भी नहीं छोड़ते। लेकिन अब ये दुनिया में एक्सपोज्ड हैं। पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान को सबक सिखाएगा आकाश। आकाश के संदर्भ में चर्चा हो रही तो जरा ये भी जान लीजिए। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव आकाश की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी बहुत सारी कहानी जानते हैं और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, आपको वो भी बताएंगे। आकाश, जिस तरीके से आकाश के जो शेयर हैं वो सोर कर रहे हैं, आकाश की डिमांड से खौफ में है तुर्की और अजरबैजान। आर्मेनिया को सप्लाई करने से अजरबैजान की नींद उड़ गई है। आप जानते हैं अजरबैजान और टर्की ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था और अब आर्मेनिया को, आप जानते हैं अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लगातार संघर्ष चलता रहता है और आर्मेनिया को आकाश मिलने से अजरबैजान और टर्की की टेंशन बढ़ी हुई है। आकाश के संदर्भ में चर्चा हो रही थी। श्रीवास्तव सर, आपका इंतजार हो रहा था बड़ी शिद्दत से कि आप जरा ये बताएं कि आकाश जब बना रहे थे आप लोग, जब ये कॉन्सेप्ट के तौर पर आपके सामने आया था, आपको लग रहा था कि बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम की छुट्टी करने वाला है? आपने जो कहा ना, आजकल आकाश का नाम आयरन डोम 2 करके चल रहा है। तो जब हम लोग बना रहे थे और इसके हम परीक्षण कर रहे थे और इसको हम टेस्ट कर रहे थे तो हमारे पास, हम ये कहते हैं, बैटल हार्डेंड वेपन सिस्टम की कोई हमारे साथ वो नहीं थी, क्योंकि किसी बैटल फील्ड में इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो सचमुच में आपको बता रहे हैं, जब ये आकाश चला, हम तो रिटायर हुए इतने साल हो गए, हमने इसको देखा, इसकी क्षमता को देख करके हमें एक तरीके की जो खुशी हुई है, जो गर्व हुआ है। दिनेश, मैं आपके ये जो चैनल है और आपके जो व्यूअर्स हैं उनके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं कि इज द ग्रेटेस्ट थिंग व्हिच हैज हैपेंड टू आवर कंट्री। तो पीके श्रीवास्तव साहब को वैसा लग रहा है कि जैसे किसी बच्चे को उन्होंने पढ़ाया हो, वो टॉपर निकल गया हो और अब कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। बहुत बड़ा आयरन डोम 2 की मिसाइल जिसको दी जा रही है, आयरन डोम 2, ये असल में स्टील डोम साबित हुआ है। आयरन से भी एक कदम आगे बढ़कर आकाश मिसाइल सिस्टम बनाने वाली कंपनी का शेयर रॉकेट बन गया है। ये खबर देखिए जरा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बनाती है आकाश मिसाइल सिस्टम। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के शेयर में आज भी बढ़ोतरी देखी गई। भारतीय हथियारों की मांग से डिफेंस शेयरों में तूफानी तेजी। हिंदुस्तान ये जो नई परिभाषा गढ़ रहा है, एक मैं चीज कह दूं, हाँ, क्योंकि इसमें मैं शामिल हूं। हाँ जी। ये जब हमने जब ज्वाइन किया था तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है वो एंटिटी लिस्ट पे था। अच्छा, मतलब एंटिटी लिस्ट का मतलब ये होता है कि हम कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते हैं जिससे हम कोई प्रिसिशन वाली चीज बना सकते। राइट। फ्लो फॉर्मिंग एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसकी जरूरत पड़ती है रॉकेट मोटर बनाने के लिए, जिसके बिना कोई मिसाइल बन नहीं सकती है। ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा अवरोध था, तो प्रतिशोध कहते हैं, वो बहुत बड़ा अवरोध था, लेकिन उसको हमने किसी तरीके से पूरा किया। उसके बाद हम एंटिटी लिस्ट से बाहर आए तो हमारे मन में, हम लोग जो बोर्ड में बैठे तो हमने कहा कि हम सारे जो हमारे शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं, क्यों नहीं थोड़े से पब्लिक में लाएं जिससे पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो, उनके अंदर भी जोश आए। और आज देखिए शेयर ऊपर चढ़ रहा है और आपके माध्यम से सब लोग जान रहे हैं कि भारत डायनेमिक्स से शेयर खरीदो। नहीं तो ये दुनिया में जो हथियार निर्माता आज तक रहे थे, और दूसरा, जब भारत ये कहता है ना कि भारत का अभ्युदय होगा तो पूरी दुनिया का मंगल होगा। भारत मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में वैसे यकीन नहीं रखता जैसे दूसरे देश रखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट पहले घाव पैदा करो और फिर मरहम बेचो। नहीं, जहां घाव हैं, मौजूदा घाव हैं, उनके लिए हमारे पास मरहम है, उनको ठीक करेंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं मेजर गौरव आर्य? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरी एक और बात है ना कि किसी भी देश के, मैंने एक बात नोट करी है बड़ी, ये जो तुर्की की आजकल बात हो रही है दिनेश, मैं आपको बताता चलूं, बड़ा बुरा लगा क्योंकि जब हमने तुर्की की मदद करी थी ना, उसका नाम था ऑपरेशन दोस्ती। अब सोच लीजिए, आपने उनके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आपको नहीं पता था वो हाथ नहीं है, वो सांप है, वो डस लेगा। आज की तारीख में वही, यू सी, मैंने वो इमेजेस देखी आज दोबारा जाके। ये ऑपरेशन लॉन्च करा इंडियन आर्मी ने, सबसे पहले भारतीय सेना वहां पे पहुंची, नेवी एयरफोर्स का पूरा,
और वहां पे जाके हम लोगों को मलबे से निकाला। एक मेजर बीना तिवारी हैं, आई होप आई हैव द नेम ऑफ द ऑफिसर करेक्ट, वो जा रही हैं, उनकी एक इमेज है कि बुढ़िया तुर्किश औरत उनको गले से लगा रही है और उनको आशीर्वाद दे रही है, और बड़ी हार्ट टचिंग इमेजेस थी। और आपको पता है उन लोगों ने क्या बोला कि हम आने वाली नस्लों को बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय आए थे और भारतीयों ने हमारी मदद करी थी। ये बताया उन्होंने। ये लोगों खुद ने याद नहीं रख पाए, नस्लों को क्या बताएं? नहीं, सुनिए साहब, 2023 को ये बोला कि आने वाली नस्लों को बताएंगे, और 2025 में जो भारतीय शहरों के ऊपर जो ड्रोन मंडरा रहे हैं वो तुर्की के बनाए गए। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक होता है कि आप कृतज्ञ होते हैं, और कृतज्ञता पर्सोनिफाइड कैसी होती है? आपके दुख में, आपके दर्द में, आपके यहां जलजला जब आया, भूकंप में आप सब नीचे दबे हुए थे, उस समय भारत ने हाथ बढ़ाया, दोस्ती का फर्ज निभाया, खुद बढ़कर यह पहल की, और आपने देखिए क्या किया। ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया के हथियारों की धाक, पाकिस्तानी ड्रोन्स को आकाश ने चटाई धूल। ये खबर देखिए, दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम बनकर उभरा है आकाश। क्या है खासियत इसमें? जब तमाम दूसरों की बात की जाती है, इसकी एक वो यूएसपी क्या है जिसकी वजह से आकाश आकाश है? श्रीवास्तव सर, आकाश आकाश है क्योंकि ये टारगेट को समझ सकता है, ट्रैक कर सकता है और निशाने पर एकदम मार सकता तो है। यही तो बाकी भी करते हैं। यही बाकी नहीं कर पाते हैं। हम में एक प्रोबेबिलिटी होती है, आपको बता दें, जितने एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, उस सब में एक प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है। वो प्रोबेबिलिटी आपकी किसी की 86% है, किसी की 88% है, इसकी 96% प्लस है, जो अपने आप में एक अलग बात है। अगर आपने 2 लॉन्च कर दिए तो 99% है सैल्वो मोड में। तो ये है, प्रिसिशन है इसकी खास बात। और दूसरी खास बात है कि और लोगों से कंपेयर करेंगे, इतना प्रिसाइज इक्विपमेंट जो इतना हाईली मोबाइल है और इतना अवेलेबल है, वो आपको सस्ते दामों में भी मिलेगा। तो न सिर्फ प्रिसीजन इतना खतरनाक कि लगभग अमोघ अस्त्र है कि निकला तो हिट करके टारगेट को नष्ट करके आएगा, और यह भी कि दूसरों से बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। तुर्की और अजरबैजान पर हिंदुस्तान के स्ट्राइक, अजरबैजान के दुश्मन नंबर 1 को दिए गए हैं हथियार। भारत के आकाश से अजरबैजान को एक साफ संदेश चला गया है, आर्मेनिया अब पहले से ज्यादा मजबूत है। ये जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, असल में पाकिस्तान ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया इसको, अजरबैजान को, कि हां तुमको देश के तौर पर हम मान्यता देते हैं। जैसे अगर मुर्गा बांग नहीं देता तो सवेरा नहीं होता, लेकिन मुर्गे की उस बांग को ऐसा आज तक निभा रहा है अजरबैजान को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसको पाल रहा है। मेजर आर्या, नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला। और ये पाकिस्तान का, देखिए पाकिस्तान क्यों करता है ये सब, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, ना पाकिस्तान अजरबैजान को सपोर्ट कर सकता है, ना पाकिस्तान अजरबैजान को कुछ दे सकता है। हाँ, ये कह सकता है कि हाँ ठीक है, हमने आपको सबसे पहले डिप्लोमेटिक मान्यता दी, आप एक काम करिए, JF-17 हमसे खरीद लीजिए। तो पाकिस्तान पुश भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कुछ देने की हालात में नहीं है उसको। पाकिस्तान कैन नॉट गिव एनीथिंग। पाकिस्तान सिर्फ दूर से सो कॉल्ड डिप्लोमेटिक सपोर्ट, सो कॉल्ड के OIC में जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वहां पे जाके पाकिस्तान बोल देगा हम आपके साथ खड़े हैं, एक अपना जो वोट बनता है वोट दे देगा। उससे ज्यादा पाकिस्तान से आप उम्मीद ना रखिए। हम बहुत जा रहे थे बाकू, लेकिन अगर आपका चरित्र होगा जैसे कि एक डाकू, तो फिर आप सावधान रहिए। अब आकाश में भी निगाह रखिए। और तुर्की के खिलाफ भारत की एक और स्ट्राइक, तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन से करार रद्द। सेलेबी एविएशन के साथ भारत का करार रद्द। भारत में 9 एयरपोर्ट्स की ग्राउंड हैंडलिंग देखती रही है कंपनी। तो सेव बंद, मार्बल बंद, मकलावा बंद, साथ में वहां शूटिंग बंद, और अब यह भी देख लीजिए कि यहां जो एयरपोर्ट संभालने का काम जो मिला हुआ था साझेदारी में, वो भी बंद, क्योंकि यहां ये जनभावना इसको लेकर लगातार उबाल मार रही है कि अब वो लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ वफादारी नहीं निभाई। नहीं, बिल्कुल। और भारत ने, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करा है, क्योंकि तुर्की जो पाकिस्तान प्रेम है उसका नया नहीं है, आज से नहीं, शुरू से ही पाकिस्तान प्रेम है। और जिस तरीके से तुर्की अपने कमेंट्स पास करता है कश्मीर को लेकर, जिस तरीके से वो वोटिंग करता है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। फिर भी भारत ने कॉम्प्रोमाइज करा। भारत ने बोला कोई बात नहीं, आप हमारे खिलाफ भी अगर बोलते हैं, आपका अधिकार है बोलना, लेकिन जब आप ऐसे यंत्र देंगे, ऐसे तंत्र देंगे पाकिस्तान को जिससे भारतवासियों की जान जाएगी या जा सकती है, उनके जान और माल को खतरा हो सकता है, फिर भारत को एक्शन लेना था। लेकिन सबसे बढ़िया बात दिनेश मैं आपको बताऊं, सरकार के पहले लोगों ने एक्शन ले लिया। आपने बात नोट करी है? जी, सरकार ने बाद में ये रद्द करा। सरकार को क्योंकि टाइम लगता है, 2-4 दिन सोचे, लोगों ने बोला कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। और वहां पे टूरिज्म को पड़ रही है मार, और सोशल मीडिया पे तुर्की वाले ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब हमसे गलती क्या हो गई। गलती वही हो गई, जब ऑपरेशन दोस्ती था ना, दोस्ती निभा लेते तो बहुत फायदा।
पहले करता था हिंदुस्तान ऐसा। वो साधु के बारे में आपने सुना होगा जिसने बिच्छू को 6-7 बार हाथ में लिया, वो हर बार डंक मारता था और वो छोड़ देते थे, फिर उसको हाथ में लेकर पानी से बचाने की कोशिश करते थे। किसी ने पूछा ये क्यों, तो कहा मैं साधु हूं, मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, ये बिच्छू है अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। लेकिन अब ये परिभाषाएं बदल गई हैं। अब वो जो पृथ्वीराज चौहान, अब जो मोहम्मद गौरी को माफ करने वाली बातें आप देखते हैं ना, अब 3 दिन बीत गए हैं, विनय न मानत जलद जड़। अब तो दोस्ती भी नहीं भूलेंगे और बदला भी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक। पाकिस्तान के साथ संबंध सिर्फ द्विपक्षीय, पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद पर बात, पाकिस्तान से सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी, अबेंस में रहेगी, सीमा पार से आतंक रोके पाकिस्तान। ये भी एक उनके लिए ऐसा हो गया है, हर दिन का हो गया ये रोना। समझिए, एक तो होता है किसी दिन आपने आके किसी साल भर में एक आध दिन आके आपने 2-3 चपत मार दी और चले गए। एक हर दिन पता नहीं है कि आज सूखा रहेगा, आज पानी आएगा कि बाढ़ आ जाएगी, ये नहीं मालूम है। और ऐसी स्थिति में जीना पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत दुश्वार है। ये कितना मुश्किल है, ये मेजर गौरव आर्य आपको बताएंगे। नहीं, एक और चीज, अब पाकिस्तान में जो असली डिलेमा है पाकिस्तान में, जिसमें वो पड़ गए हैं कि भैया एक दिन ठीक है, सोमवार के दिन पियोगे, बुधवार के दिन दोगे, फिर उसके बाद सैटरडे को पियोगे, ये हो गया है। आप दोनों काम नहीं कर सकते पाकिस्तान में साहब। जिस दिन मोदी जी ने रोक दिया उस दिन रोक दिया, जिस दिन छोड़ दिया उस दिन धो लिया, फिर मोदी जी ने रोक दिया फिर छोड़ दिया। तो ये चल रहा है पाकिस्तान में, अब रोक रहे हैं छोड़ रहे हैं पानी। तो जब तक उनको गर्मी लगती है पंखा गायब हो जाता है, और जब तक ठंड लगने वाली होती है कंबल छीन लिया जाता है, और ये जारी रहेगा। भारत पाकिस्तान में सीज फायर वाले बयान से पलटे ट्रंप। एक और देखिए, ट्रंप पता नहीं, मुझे लग रहा है कि ट्रंप को भी इस समय उन्होंने भी एक रिकॉर्ड कायम करने का सोच लिया है। ऐसे बयान दूंगा मैं, और शायद हो सकता है भाई साहब, आज की दुनिया जो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी को सलाम करती है। कब कौन क्या कर दे, ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको आप देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया समझ में नहीं आता, दुनिया हमेशा सहमी रहती है। ट्रंप कभी समझ में नहीं आते कि जो कहा है उस पर टिकेंगे कि नहीं, उनकी भी ये वैल्यू बन गई है। अपने बयान से पलट गए हैं एक बार फिर से। कतर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, मैंने भारत पाक के बीच में मध्यस्थता नहीं कराई, सिर्फ तनाव सुलझाने में मदद की थी। सुन लीजिए। खैर अंग्रेजी में है, मैंने आपको बता दिया सार, इसका सार क्या है वो बता दिया, और जहां पर बोला वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये ट्रंप जो है, ये इनको याद किया जाएगा। ये लेगेसी कहते हैं ना कि आप उस मोड में आ जाएं कि फिर आप लेगेसी की चिंता करके, मुझको लगता है ये वो लेगेसी छोड़ने वाले हैं कि जिसको दुनिया कभी समझ ना पाई, वो थे ट्रंप। भाई साहब, एक होता है यू टर्न, एक होता है शार्प वी टर्न। इस भाई का ओ टर्न है। इसका कुछ नहीं पता। ये दोपहर को 12 बजे क्या बोलता है, 3 बजे क्या बोलता है। अभी तो डंके की चोट पे पूरी दुनिया को बता रहा था कि मैंने दोनों को बोला, देखो तुम्हें ट्रेड का फायदा होगा। याद है आपको उसके बयान? बिल्कुल। देखो तुम्हें ट्रेड का फायदा होगा, न्यूक्लियर वॉर रोक दिया। मैंने ट्रेड की बात की, दोनों मान गए। अच्छा, फिर ये दोनों मिलेंगे एक तीसरी जगह न्यूट्रल ग्राउंड में मिलेंगे। अब फिर प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने बोला, मोदी जी ने बोला कि ये सब कुछ नहीं होने वाला। अब ट्रम्प कंफ्यूज कि भैया मैंने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें छोड़ दी थी यहाँ पे, अब ये मुझे सीरियसली ले रहे। अब ट्रम्प गया वहां पे जहां पे अपने मरीन्स और सोल्जर्स के साथ बैठा है और बोला हमने तो ऐसा कुछ करा। देखो साफ मुकर जाओ, ये भी पाकिस्तान से इसने सीखा है। जैसे पाकिस्तान को खूब मारा, पाकिस्तान को खूब मारा, मार मार के दौड़ाया, घसीटा, मारा, पाकिस्तान कहता हम जीत गए। अच्छा, ये चीज आप कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मल आदमी ये सब चीज नहीं समझता। आपने पाकिस्तान को मारा, आपने उसके 11 एयरफील्ड या जितने थे ध्वस्त कर दिए, आपने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा मार मार के तबला बजाया, और उसके बाद पाकिस्तान कपड़े झाड़ते हुए आया, कह रहा भाई साहब जीत गए, निकालो शाहिद अफरीदी को अलमारी में। अलमारी में है वो, निकालो उसको अंदर, उसको बैठाओ गाड़ी के अंदर, झंडा पकड़ाओ पाकिस्तान का, झंडा लहराएगा, बोलेगा हम जीत गए जीत गए जीत गए, रिपीट करो सब जीत गए सब। अब ये ट्रंप ने वहीं से सीखा पाकिस्तान से। अब ट्रंप कह रहा मैंने कुछ करवाया है नहीं, ये तो मजाक चल रहा था, क्या जस्ट जोकिंग, कहानी खत्म। ये है, इसी को कहते हैं ट्रंप कार्ड कि भाई साहब ये मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के पास झूठ की जो किताब है उससे 2-3 पन्ने इन्होंने फाड़े और वो लेके आ गए हैं। उनके पास कार्बन कॉपी बची है। अब देखते हैं आइंदा ये कंपटीशन कौन जीतता है। और पाकिस्तान की फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी हैं। भारत के सामने पाकिस्तान की करारी हार हुई है। डरे कुत्ते की तरह भागा फिर रहा था पाकिस्तान। एग्जैक्टली यही कहा, लिटरली। सुन लीजिए, ईश्वर के यहां भी अगर FIR लिखी जा रही होगी ना, अगर भगवान के दरबार में, तो कुत्ता और गधा ये जाके लिखाने वाले हैं कि भाई साहब हमारे ऊपर ये मानहानि का मुकदमा लिखिए। ये जो हम पाकिस्तानियों से तुलना कर करके कभी गधा कभी कुत्ता, ये जो आप कुत्ते से ज्यादा वफादार किसी को देखते हैं, गधे से ज्यादा मेहनती किसी को आप देखते हैं? पाकिस्तानी
कुत्ता और पाकिस्तानी गधा कैसे कहा जा सकता है? मुझे लगता अच्छा, है एक बात बताइए, क्या हम इस कुत्ते को, ये कौन सा कुत्ता होगा ये? या कोई लैब्राडोर होगा या खुजली वाला होगा? कौन सा कुत्ता होगा ये मैं आपने कई बार कहा है जी। ये जो देसी वाला दिखता है, लेकिन उसकी पूंछ काट के डॉबरमैन बना दिया जाता है। नकली वाला, ये नकली वाला है। हाँ। ये नकली वाला है। लेकिन एक बात जो आप लोग लगातार कहते रहे, दोनों ही कहते रहे कि इसको साइक्लिक कीमोथेरेपी की जरूरत है। इसको हर कुछ दिन में, ये कैंसर से तुलना जो आपने की है, ये आज माइकल रूबिन भी कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल इनको सर आप ये पाकिस्तान को मैं बार बार ये कह रहा हूं, और अगर लोग कहते हैं ना कि वॉर मॉन्गरिंग ये सब, नहीं, ये फैक्ट है भाई, इसमें कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। पाकिस्तान कोई गड़बड़ करे ना करे, पाकिस्तान आतंकी गतिविधि करे ना करे, पाकिस्तान बहुत प्यारा बच्चा बन के चुपचाप बैठा रहा है, फिर भी पाकिस्तान को डोज मिलते रहना चाहिए। ये पूरा एक एंटीबायोटिक का साइकिल है। 5 दिन के एंटीबायोटिक देते हैं डॉक्टर साहब, 5 दिन की। ऐसा ना हो कि 2-3 दिन खाने के बाद आपकी तबीयत ठीक हो जाए और आप बोले नहीं मैं दवाइयां बंद कर रहा हूं। नो, नॉट एट ऑल। आपको पूरा साइकिल कंप्लीट करना है और पाकिस्तान का साइकिल चलना चाहिए साल दर साल। देयर शुड बी नो स्टॉपेज। इनको डोज मिलना चाहिए। ऐसा चुपचाप बैठे हैं सारे पाकिस्तानी, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई आतंकी गतिविधियां नहीं कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, चुपचाप से एक ब्रह्मोस गई ठक। प्रेजेंट सर क्लास में नहीं होता था बचपन में, प्रेजेंट सर हाथ खड़ा करो, ये इंडियन एयरफोर्स आ गई है, ठक से। ये होना चाहिए, तभी जाके ये लोग सुधरेंगे, वरना ये नहीं सुधरने वाले। तो जो होते हैं ना, ये जो एलानिया बदमाश होते हैं, जिनका बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, उनको कुछ दिनों में जाके थाने में हाजिरी देनी होती है। जी। और जब मन आता है दरोगा साहब का, तो वो हाथ की खुजली भी मिटा लेते हैं। ये इसी तरीके से इनको कुछ दिनों में ये एंटीबायोटिक का, लेकिन टैबलेट नहीं मिलेगी, ये इंजेक्शन से दी जाएगी। इंजेक्शन कहां लगाना है, बाह में या कहीं और, ये मेजर गौरव आर्या से फिर कभी पूछेंगे। लेकिन ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। कंजर्वेटिव सांसद ने पीओके में एक्टिव टेरर कैंप पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ब्रिटेन की संसद में आतंकी शिविरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से पूछा सीधा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आतंकी ढांचों को खत्म करने के लिए क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? अब ये मैं एक बात और जानना चाहता हूं पीके श्रीवास्तव सर, इनके पुरखों ने भारत पाकिस्तान बनाते समय वो जो भूमिका निभाई है, कहते हैं आपके कर्म आपके पास लौट कर आते हैं। इनके लिए अब गुड मॉर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है अभी? ये बहुत बड़ी गुड मॉर्निंग, सबसे ज़्यादा गुड मॉर्निंग इनकी हो रही है। अगर आप देखें लंदन के सीन देखें या कहीं बर्मिंघम के सीन देखें, कहीं भी देखें, आप देखेंगे इनके साथ जो हो रहा है वो तो ये जानते हैं, और अब इनको समझ में आया है कि आतंकवाद होता क्या है। हम तो सफ़र करते रहे हैं और हमने अपने सफ़र को ख़त्म करने की अब चेष्टा कर ली है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहलगाम का दर्द ये इसलिए महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि लंदन ने वो महसूस करना शुरू कर दिया है। ये दर्द क्यों उठ रहा है? और आप देखें अमेरिका से भी जो ज्ञानी और बहुत ज्ञानी लोग हैं, वो भी कहना शुरू कर रहे हैं। और एक बात मैं आपसे कहूं जो सीरियसली, ऑन सीरियस नोट, अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि इंडिया का जो पावर स्ट्रक्चर है, जो भारत की सुरक्षा तंत्र है और जो भारत का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, अब पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकता है। अब लोगों के सामने एक प्रश्न जरूर है कि इसके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कैसे सुरक्षित रहें। अब सवाल हट गया है। और एक बात और हट गई है कि इसकी धमकी दे करके, न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे करके आपको पनिश करने से नहीं रोक सकते हैं। ये जो 9 जगह ठिकानों पर हमला हुआ था और हमने कहा था कि हम सिर्फ इस पर कर रहे हैं, न तो सिविलियन स्ट्रक्चर पर कर रहे हैं, न मिलिट्री पर। अगर आप सोचते हैं कि ये काफी है तो आप लौट के मत आइए, लेकिन ये तो इनकी कोर है, जिहादियों की कोर है। और एक चीज और बता दो, मुझे बताने का मन कर रहा है कि जिहादी अफीम जब से इनको पिलाई है, आप देखिए इनका जीडीपी गिरता गया, इनका पर कैपिटा इनकम गिरता गया। ये मैं पाकिस्तान के आवाम से बोल रहा हूं। और जिस देश की सेना जिहादी होती है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। कैंसर है, ऐसा बोला है। ये सुन रहे हैं ना पाकिस्तान में लोग। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को फिर मारा आज। तीनों आतंकी एक मकान में छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों ने ड्रोन की मदद से ढूंढा और ठोक दिया। मारे गए आतंकियों में टॉप कमांडर आसिफ शेख भी शामिल है। आतंकी आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट भी ढेर। एक एक करके चुना जा रहा है, तलाशा जा रहा है। इस तरफ जो चल रहा है जरा उस पर भी बताइए मेजर गौरव आर्य। नहीं बिल्कुल, ये त्राल जो है, त्राल एक ज़माने में हॉटबेड हुआ करता था और लोग कहते हैं कि बुरहान वानी जो था हिजबुल मुजाहिदीन का, उसका भी ताल्लुक त्राल के आसपास ही किसी इलाके का था। ये देखिए हिंटरलैंड के ऑपरेशंस है ना, ये लगातार अब तेजी पकड़ रहे हैं हिंटरलैंड के। और ये जितने भी ऑपरेशन कर रही है इस वक्त राष्ट्रीय राइफल्स कर रही है, साथ में एसओजी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पुलिस और साथ में सीआरपीएफ, ये तीनों मिलके करते हैं। और हिंटरलैंड में तीनों के तीनों जो हैं ये पीछे पड़ गए हैं और ये नहीं बचेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये कहीं नहीं जा रहे।
वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल एब्सोल्युटली सील हो गई है और वहां पे हैप्पी दिवाली चल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज हिंटरलैंड, यानी कि जो पीछे वाले इलाके हैं, पीछे वाले इलाके में ठोकम ठोकी चल रही है इस वक्त। ढूंढो, एक एक को ढूंढो, चुन चुन के निकालो, चुन चुन के ठोको, दैट इज इट। इनका यही इलाज है। और मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, राइट, कि वहां पे बहुत जरूरी है कि कश्मीर में, पूरे कश्मीर में एक डी रेडिकलाइजेशन और डी एडिक्शन कैंपेन शुरू करनी चाहिए सरकार को। वो क्यों मैं कह रहा हूं आपको दिनेश, पता है क्या, बहुत सीरियस मामला है वहां पे। पाकिस्तान ड्रग्स भेजता है वहां पे, और कश्मीर में ड्रग्स की, जैसे पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, आपने उड़ता पंजाब, कोई बॉलीवुड वाला पिक्चर बनाएगा एक दिन, उड़ता कश्मीर। कश्मीर में ड्रग्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और जो तो ये ज्यादातर जो बंदूक लेके निकल जाते हैं वो इसी की वजह से निकल जाते हैं क्या? वो जो आप कह रहे हैं जिहाद की जो अफीम, ये लिटरली हो रहा है क्या? दिस इज नार्को टेरर। मैं आपको बताता हूं, आज से कुछ साल पहले की बात है, बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 मैं श्रीनगर में था, तो मुझे एक बंदा मिला, हम लोग इनोवा में बैठे थे, तो पीछे आया वो बैठ के, और किसी हमारे सोर्स ने उससे मुझे बातचीत करवाई। उसका मैं नाम अशफाक बोलूंगा, उसका सच्ची में नाम अशफाक नहीं है। ये बंदा वहां पे था, तो इसने, वो पीएचडी अपनी परस्यू कर रहा था, पीएचडी। और एक्चुअली आपको पता है कौन था अशफाक? वो अशफाक नहीं है उसका रियल नेम। वो जो बंदा था वो एक्चुअली पत्थरबाजों का वो सरगना था, और उसको पैसे मिलते थे, वो 500-500 रुपए देता था। उसके पास व्हाट्सएप ग्रुप थे, वो व्हाट्सएप ग्रुप में पत्थरबाजों को बुलाता था। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो इकोसिस्टम है रेडिकलाइजेशन का, मैंने उससे पूछा, मैंने बोला अशफाक भाई आप एक बात बताओ कि ये पत्थरबाज तो हैं, 2-2 घंटे तक फेंकते हैं, कितना भी फिट फास्ट बॉलर हो, कितना भी फिट फास्ट बॉलर हो, वो 4 ओवर के बाद तो उसकी इतनी लंबी जीभ निकल जाती है, वो ये कैसे आधा-आधा पौन-पौन घंटे फेंकते हैं? उसने अपनी जेब से मुझे पुड़िया निकाल के दिखाई। ये मेरे साथ हुआ है। उसने जेब से पुड़िया, पीछे मुड़ के देखा, वहां पे पुड़िया थी। कहता है जादू की पुड़िया है। मैं समझ गया वो क्या बोल रहा। उसने ये नहीं बोला कि मेरे हाथ में ड्रग है, उसने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ ये बोला मेजर साहब ये जादू की पुड़िया है, इससे होता है ये सब। उस दिन मुझे पता लगा, और फिर मैंने और पता लगाया, मैंने जेएन, मैं खुल के बोल रहा हूं, मैंने जेएन के पुलिस से बात करी। आई मेट द टॉप ऑफिशियल्स ऑफ जेएन के पुलिस, और उन लोगों ने बताया कि उनका एक डी एडिक्शन सेंटर भी चलता है, बटमालू एक जगह है श्रीनगर में। तो वहां पे जेएन के पुलिस का बड़ा शानदार एक डॉक्टर खान साहब हैं, और बहुत हीरो, ही इज अ हीरो फॉर सोसाइटी। डॉक्टर खान साहब बड़े, उनको बहुत बड़े जॉब भी मिल रही थी दिल्ली में, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया डॉक्टर खान ने, और बोला कि मैं अपने लोगों की खिदमत करूंगा। तो वो डॉक्टर खान ने मुझे खुद बताया, मेरी काफी साल से उनसे राब्ता नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर खान ने मुझे बताया कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और वो पूरी जम्मू और कश्मीर पुलिस मेहनत करे। तो डी एडिक्शन और डी रेडिकलाइजेशन आपको करना है, उसके बिना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। डी एडिक्शन, डी रेडिकलाइजेशन, रेडिकल होने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है जब उसको आप नशेड़ी बना देते हैं। आपकी कही हुई हर बात पर फिर वो नशेड़ी जो है वो वैसे ही नाचता है जैसे बीन के आगे सांप, क्योंकि उसके सामने और कोई चारा नहीं होता, और वो और जहरीला होता चला जाता है। ये खबर देखिए जरा, बहुत सारे डी एडिक्शन हो रहे हैं दुनिया में, और बलूचिस्तान भी अब डी एडिक्शन की राह में बढ़ चला है। पाकिस्तान वाला एडिक्शन अब उसको और नहीं चाहिए। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजाद होने का ऐलान किया। बलूच नेता मीर यार बलूच का पाकिस्तान से आजादी का ऐलान। बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, क्लियर कट कहा गया। मीर यार बलोच भारत समेत दुनिया से आजादी के लिए अब समर्थन देने की मांग कर रहे हैं। बलोच नेता की प्रधानमंत्री मोदी से अपील, पीएम मोदी के नाम वीडियो शेयर किया, बलूचिस्तान की खूबसूरती का वीडियो शेयर किया, और कहा कि हमें पता है पीएम मोदी नेचर लवर हैं और हमारे लिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करेंगे। ये दुनिया समझ गई है कि नेचर जहां अच्छा होता है पीएम मोदी उसकी तारीफ भी करते हैं, जहां नेचर में गुंजाइश होती है नेचर ठीक भी कर देते हैं। नेचर ठीक भी कर देते हैं, और उनका खुद का नेचर फिर थोड़ा सा आक्रामक हो जाता है प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन मैं ये हम देख रहे हैं जो जी, अगर ये हिस्सा अब कह रहा है हम आजाद हैं, ये हिस्से के बगैर अब पाकिस्तान ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान के सामने क्या चैलेंजेस आप आते हुए देख रहे हैं? आप देखिए, एक बात तो बलूचिस्तान 3 जगह है, अफगानिस्तान में भी है, ईरान में सिस्तान बलूचिस्तान है, और ये इलाका जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, दिस इज 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। ठीक है, ये लिटरली ऑलमोस्ट आधा है, पूरा नहीं पर लिटरली ऑलमोस्ट आधा है। अगर बलूचिस्तान, ये क्वेटा है इसकी राजधानी, अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है पाकिस्तान से, आप मान के चलिए कि लगभग आधा पाकिस्तान टूट गया। ठीक, लगभग आधा पाकिस्तान टूट गया। उसके बाद सारे के सारे मिनरल रिसोर्सेज यहां पे हैं। मैं जियोपॉलिटिकली बता रहा हूं, सारे के सारे मिनरल रिसोर्सेज यहां पे हैं। दूसरी चीज, यानी कि पंजाब जो है, पंजाब सूख जाएगा। पंजाब के पास सिर्फ पानी है, पानी के अलावा कुछ नहीं है पंजाब के पास। सारा पैसा यहां पे पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान का जो बच्चा है ना, चाहे वो जिंदगी भर नंगे पैर चले, लेकिन जब वो पैदा होता है वो सोने के ऊपर कदम रखता है। एक कहावत है बलूचिस्तान की। ठीक है, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहां, दबादब भरे हुए हैं। मतलब कि
अरबों खरबों डॉलर के ये बलूचिस्तान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लड़ाई वही है ना उनकी, बेसिकली एक तो आजादी की लड़ाई है, दूसरी लड़ाई ये है कि वो कहते हैं कि पंजाब के इलाके के लोग चोर हैं, ये डाका डालते हैं यहाँ पे। तीसरी चीज, अगर ये आजाद हो जाता है और भगवान करे जल्दी हो जाए बलूचिस्तान, आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बैठ जाएगा, क्योंकि यहां कहीं ग्वादर है और ग्वादर इज द एंड। ये जैसे ये कराची पोर्ट है, ये ग्वादर है और यहां पे आपका चाबहार है। चाबहार और ग्वादर में, चाबहार आपका ईरान में है, चाबहार और ग्वादर में ज्यादा फासला नहीं है, दे आर क्लोज बाय। तो ये चाइना जो कर रहा है ना यहाँ पे सीपैक का, ये टर्मिनेशन पॉइंट है, वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चाइना का पूरा इंटरेस्ट इसमें खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सीपैक बना इसीलिए है कि ये एक्सेस मिले यहाँ, और दूसरा कि यहाँ का सामान ले जाने के लिए भी तो आपको कोई ट्रैक चाहिए ना, कोई रास्ता चाहिए, राइट। तो वो ले जाने का रास्ता है, चाइना सारा ले जाएगा उठा करके, इसीलिए बलूचिस्तान में इतनी हो रही है। एक बात और मैं गौरव की बात में ऐड कर दूं कि अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो फिर और भी अलग होंगे। बलूचिस्तान अगर अलग होता है तो एक नजीर बन जाएगी, वो फिर एक पहला थप्पड़ मारने वाली बात होती है, फिर उसके बाद तो थप्पड़ों की बारिश होगी। बाकी भी इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक और झूठ एक्सपोज हुआ है, पाकिस्तान के सैनिकों पर हमले का कि थर्मल इमेजिंग के जरिए जो तस्वीरें हैं वो सामने आ गई हैं। पाकिस्तान के जवानों ने मारे जाने की तस्वीर, पाकिस्तान के जवानों के मारे जाने की तस्वीर सामने आई है। बीएलए जवानों के सामने पाकिस्तान ने टेके थे घुटने। पाकिस्तान के 14 जवान मारे गए थे, बीएलए ने 9 मई को हमला किया था और उसकी तस्वीरें अभी सामने आ गई हैं। दुनिया के सामने बड़ा झूठ बोला जाता है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए कैसे उड़ाई जा रही हैं वहां की गाड़ियां। और ये जो अपने ये किसी ने कहा कि ये जो पाकिस्तान आर्मी अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करती है, ये कहीं ट्रेन 10 किलोमीटर तो निकाल नहीं सकते सुरक्षित, और बातें करते हैं हम पाकिस्तान को सुरक्षा, हम इसके मुहाफिज हैं। दिनेश भाई, आपने एक बात नोट करी? हाँ, बलोचों ने ठोका, बलोच लिबरेशन आर्मी ने, एक बार फिर से प्ले कीजिए। उन्होंने ठोका, उन्होंने वीडियो बनाया, इसको कहते हैं रील बनाना। यहाँ रील बना पाकिस्तान की रेल भी बन रही है और रील भी बन रही है। ये असली रील जो सोशल मीडिया पे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जो रील बनाते हैं इंस्टाग्राम में, भाई साहब असली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो बीएलए है। ये बना रहा है रील, देखो ये गिरा, ये गिरा और ये ठोक, आहा, एग्जैक्टली टू द पॉइंट। ये आ रही है गाड़ी, फिर से दिखा रही है, क्रॉसफायर में आया, ढबा, 1 गोली, 2 गोली, 3 4 5 6, ये गया। और ये रात के अंधेरे में बनाई है, क्योंकि थर्मल है। ये चुपचाप सोच रहे थे लाइट ऑफ करके रात के अंधेरे में निकलेंगे, निपटा दिया। और उसकी भी इमेज जारी की है ऐसी कि दुनिया बहुत क्लियर कट देख सके कि किस तरीके से वहां। और ये देख लीजिए, ये दूसरा भी देख लीजिए, एक एक करके बलोच जो लोग हैं वो वहां पर तस्वीरें, ये देखिए, ये जरा आपके और थोड़ा बड़ा करके राइटिंग ऑन द वॉल की तरह दिखा दीजिए कि पाकिस्तान के लिए क्या है, जरा ये भी बता दीजिए। ये इस तरीके से इनको निशाने पे लिया और दुनिया के सामने मुकर जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं हुआ। ये आदत है ना उन लोगों की, हमेशा ये बताने की नहीं हमारा हाथ ऊपर है। यहाँ है क्या हाथ ऊपर? देखिए जरा क्या हुआ है। हाथ ऊपर तो है लेकिन इस तरह का ऊपर है, हैंड्स अप वाला ऊपर है। और मुझे लगता है कि सर ये अब वो कह रहे हैं कि हमको आजाद, हम ऐलान कर दिया हमने, अब रिकॉग्नाइज करो हमको। ये प्रोसेस क्या दुनिया को अब शुरू कर देनी चाहिए? मुझे लगता है कि भारत को पहल करनी पड़ेगी। देखिए इतना आसान नहीं होगा कि किसी ने झंडा ऊपर कर दिया और पाकिस्तान पीछे हट जाएगा। नहीं, पाकिस्तान पलटवार करेगा, बड़ा भयानक पलटवार करेगा। एक बात, दूसरी चीज, बलूचिस्तान की पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत कम है बलूचिस्तान की पॉपुलेशन। तो इतना आसान नहीं है कि किसी ने ट्वीट कर दिया और बोला कि आप हमें रिकॉग्नाइज करिए और बलूचिस्तान बन गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बलूचिस्तान बनेगा जरूर, उसमें समय लगेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, छोटा सा, जो मैंने एक बात देखी, सर मेरे सीनियर हैं, ही लग रही, स्नाइपिंग इज वेरी डिफिकल्ट। जो स्नाइपर का काम है वो बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज्यादा तपस्या, सालों दर सालों। इसको मिलिट्री ट्रेनिंग मिली है। ये जो बंदा शूट कर रहा है ना, स्नाइपिंग कर रहा है अगेंस्ट अ मूविंग टारगेट। भाई साहब ये गाड़ी मूव कर रही है। This cannot be done without a training and that too a rigorous training. Not training. I am talking about advanced military training. रात के अंधेरे में थर्मल लगा के चलती हुई गाड़ी पे एक्यूरेट शॉट मार रहा है। ये कोई बहुत तगड़ा ही बंदा है। ये असल में मेजर गौरव आर्या जो कह रहे हैं ना, उसमें बहुत कुछ आपको पढ़ना भी पड़ेगा, इसलिए क्योंकि बहुत चीजों को एक्सप्लिसिटली नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि अगर इतना ट्रेंड है ये स्नाइपर, तो जाहिर है इसको ट्रेनिंग मिली है। और फिर अगर ऐसा है तो वो ताकतें हैं जो बलूचिस्तान के कंसर्न को समझती हैं। और बहुत जल्द आप ये देख सकते हैं कि उनकी जो बात है कि हमने तो झंडा लहरा दिया, अब हमको रिकॉग्नाइज किया जाए एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, आप होते हुए देख सकते हैं। और मैं तो कहूंगा ये बहुत जल्द हो, इसके लिए हमारी प्रार्थनाएं। और इसी प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं।